बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत सी चीज़ें जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुल्तान ऑफ स्विंग की। जब स्विंग के सुल्तान की आप बात करते हैं तो उनका जादू आज भी बरकरार है। एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो ट्विटर पर सर्कुलेट कर रही है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब तक आ चुकी है, और उसमें आप देख सकते हैं कि वसीम अकरम ने बड़ी महारत से एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर इंग्लैंड के माइक एथरटन को बोल्ड किया है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर ब्रायन लारा मौजूद थे, और जिस तरीके से बॉल को उन्होंने पूरी महारत के साथ यॉर्कर की जो लेंथ होती है वहाँ तक वो लेकर आए, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था। इस मैच की अगर आप बात करें तो बड़ा एक ज़बरदस्त सेटअप था, एक ग्रीन सेटअप था। आपको देखी होगी वीडियो अगर आपने, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस सेटअप में खेला जा रहा था। और अगर आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बॉलिंग और बैटिंग में। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जो है वो पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस को मेंटेन करता है और शहरियों को जो शहरियत की सहूलतें हैं, जिसमें उनका शनाख्ती कार्ड, वो फराहम करने के लिए एक ऑटोमेटेड निज़ाम पे बहुत देर से काम कर रहा है। बल्कि मुझे ये खुशी है कि जब ये डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वक्त इसका आगाज़ विजन 2010 के तहत 98 में किया गया था। और उस वक्त इब्तदा में जो पाकिस्तान ने नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो दुनिया में बहुत कम ममालिक में इस तरह की डेटाबेस सिटीजन्स की इकट्ठी की गई थी, और आज वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा बन चुकी है। और पाकिस्तान के पास दुनिया में चंद ममालिक हैं जिनके पास इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस मौजूद है। इस डिजिटल सेंसस से हमें अपनी आबादी के हवाले से और अपने मुल्क की आवाम के बारे में बहुत कलीदी मालूमात मिलेंगी। सेंसस की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसी के साथ हमारे आइन में वसाइल की तकसीम जुड़ी हुई है, और इसी के साथ हमारे आइन में जो नुमाइंदगी की तादाद है वो जुड़ी हुई है। अगरचे ये एक ऐसा इंसेंटिव है कि जो हर इलाके को मजबूर करता है कि वो अपनी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा शो करे, और जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो हदफ है उसके अगेंस्ट है। कुछ ममालिक ने ऐसा किया है कि उन्होंने सेंसस को रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से अलहदा करके इस मसले का हल तलाश किया है। लेकिन ये एक बड़ी आइनी बहस है, और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और मुल्क की क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन फ़िल वक्त ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि सेंसस के साथ दो बहुत अहम चीज़ें जुड़ी हैं, एक सियासी नुमाइंदगी और दूसरे वफाक के वसाइल की तकसीम, इसके हवाले से हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और जो कि फिर पूरी एक्सरसाइज पे सवालात भी लोग उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, इसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत बरवक्त मालूमात जो है वो इकट्ठी हो सकेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी बज़ात ख़ुद तो कोई सलूशन नहीं है, चूँकि इसमें उतना ही अहम है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसकी कारकर्दगी कैसी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नादरा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इस पर रन करेंगे, इसके लिए तैयार करेंगे, ताकि ये हमें बर वक्त और सही और मुस्तनद डेटा जो है उसकी फराहमी का ज़रिया बने। और इसी के साथ अगला जो आम इंतखाबात का मरहला है वो जुड़ा हुआ है, चूँकि जब मरदमशुमारी के नताइज आएंगे तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदी की एक्सरसाइज को हतमी शक्ल दे सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आम इंतखाबात से कबल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बर वक्त नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में कामयाब होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन
मुल्क की नए इंतखाबात के लिए अगले साल हल्का बंदियाँ भी बर वक्त कर सकें और यूँ हम एक गैर मुतनाज़ा इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ सकें। पाकिस्तान में बेहद ज़रूरी है कि हम एक शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएं और इसके लिए जो ये सेंसस है ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल में दोनों इदारों को कामयाबी अता फ़रमाएँ ताकि ये बर वक्त इस कौमी ज़रूरत को पूरा कर सकें और इसी सेंसस के साथ फिर हमें अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग में भी बड़ी मदद मिलेगी। जब आपको ये मालूम भी नहीं है कि कौन लोग कहाँ हैं और कितनी तादाद में हैं और उनकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी इकनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत सब ऑप्टिमाइज्ड होती है। लेकिन इस डेटा के साथ जो हमारे पास अब है और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़राए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ज़रिए मुमकिन है कि हम एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड अपनी सर्विस डिलीवरी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर चीज़ को यकीनी बना सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दोनों इदारों को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा और दिल की गहराइयों से दुआ करता हूं कि ये इस फरीज़े को, जो कौमी फरीज़ा है, और इनकी पूरी टीम को, और ख़ास तौर पे वो लोग के जो मैदानों में जाकर, गाँवों में जाकर, मोहल्लों में जाकर इस सेंसस के अमल को बरूए कार लाएंगे, उनकी कामयाबी के लिए और उनकी जाँ फ़िशानी के लिए भी मैं बहुत उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के आइन में बड़ी अहमियत हासिल है। ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। मजीद आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने अपना पहला टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से जीत लिया है। 84 रन का टारगेट था होम टीम को और बड़ी आसानी से उन्होंने चेस किया। 3 विकेटों का नुकसान उनको उठाना पड़ा। बांग्लादेश की टीम की अगर आप बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी इतनी बेहतरीन नहीं रही। अगर आप बैटिंग की भी बात करें, बॉलिंग की पहली इनिंग्स में 103 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में 245 रन बनाए, थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस रही, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 265 रन बनाए थे। तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेश का एक थोड़ा सा रफ पैच ज़रूर है जिसको वो बेहतर तरीके से हैंडल ज़रूर करना चाहेंगे। क्रिकेटिंग टैलेंट वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन इस रफ पैच से बाहर कैसे आना है, वो ट्रांजिशन कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ट्रांजिशन और उस पैच से बाहर आने की बात करें तो एक टीम जो मेरे ख्याल से मिसाल है सबके लिए, वो श्रीलंका है। श्रीलंका एक बार फिर जीत की तरफ आ चुका है। तीसरे वनडे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। सीरीज़ में 2-1 से उनको बरतरी हासिल है। 5 वनडे मैचेस की ये सीरीज़ है। इससे पहले T20 सीरीज़ थी जो वो 2-1 से हारे थे, लेकिन आखिरी T20 जिस स्टाइल से उन्होंने जीता, मोमेंटम उनके पास आ चुका था। और अगर अब आप इस वनडे की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। 6 विकेटों के नुकसान पर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती रही, बट अपने मुकर्ररा ओवर्स में उस तरह का टारगेट दे नहीं पाए जो वो चाह रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया श्रीलंका ने, खास तौर पर जो उनके ओपनर हैं प्रथम निसांका, उन्होंने 137 रन बनाए और श्रीलंका ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी बात की थी कि टीम जब एक दफ़ा जीत की तरफ आ जाती है तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप एज ए यूनिट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमें ज़रूर अब श्रीलंका की टीम में नज़र आ रहा है। इसके बाद आपसे बात करेंगे थाईलैंड में एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की। ये 29वां जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप था एशिया का। और अंडर 19 के मुकाबलों की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के नूर जमान ने कामयाबी हासिल की है। नूर को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, नूर के कोचेस को, उनके वालिद को, तमाम जितने लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का जो किरदार है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस रखा है टेक्निकलिटीज़ पर भी और फिटनेस पर भी। जिस तरह वो इन बच्चों के साथ काम करते हैं, मैं क्योंकि खुद पर्सनली उस स्ट्रक्चर को देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाती है और बड़ा पर्टिकुलर रखा जाता है इन तमाम बच्चों को। और जिस तरीके से नूर ने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान में उभरता हुआ एक सितारा ज़रूर है और उम्मीद यही है कि आगे मुस्तकबिल में भी स्क्वॉश के लिए बड़े इनामात जीत कर लाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और बहुत अच्छा टूर्नामेंट ओवरऑल उनका रहा। इसके बाद आपसे बात करेंगे साबिक आलमी नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका के बारे में, जिन्होंने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो साल का
सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है, उससे वो दस्तबरदार हो चुकी हैं। इंजरी का वो शिकार थी, इससे पहले भी उनका टेनिस थोड़ा सा क्रिटिकली देखा गया है। पहले मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से पहले उन्होंने कहा कि वो नहीं खेलेंगी, फिर उन्होंने एक बार वापस आई। थोड़ा सा एक क्राउड फैक्टर, प्रेस को फेस करना, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बट अब इंजरी के बायस वो नहीं शिरकत करेंगी। 24 साल नाओमी ओसाका अब तक 4 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि जो चेंज ऑफ गार्ड होगा वुमेंस टेनिस में वो अब नाओमी ओसाका की तरफ जा रहा है, बट उसके बाद हमने यही देखा कि उनका करियर ऑन एंड ऑफ इंजरी और कुछ और चीज़ों का शिकार ज़रूर है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ज़रूर बात करेंगे वसीम अकरम की, और सना के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफ़ार। गफ़ार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। सना, वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी, बड़े ज़बरदस्त स्किलफुल तरीके से यॉर्कर किया गया, और माइकल एथरटन एक बार फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था वसीम अकरम का। बिल्कुल, और फॉलो थ्रू बड़ा ज़बरदस्त था वसीम अकरम का, पूरा एंड तक गए हैं, विकेट कीपर के पास तक पहुंच गए। 2 कदम से भी इतना एक्यूरेट यॉर्कर, आई थिंक किंग ऑफ स्विंग जो हैं वो ही टर्न्स बैक द क्लॉक। ये इस तरह के मैचेस बड़े अच्छे होते हैं क्रिकेट के लिए भी, और इन एथलीट के लिए जो कि ऑब्वियसली कमेंट्री और कोचिंग और इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं, और उसके बाद एक मौका मिलता है दोबारा से ग्राउंड में आने का। कमेंट्री करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, 4 कदमों से इतने स्किलफुली यॉर्कर करना। देखिए माइकल एथरटन के ऊपर ज़्यादा बात करना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत स्लो रिएक्शन उनका नज़र आया यहाँ पर फॉलो थ्रू बड़ा ज़बरदस्त था वसीम अकरम का। एंड तक गए, आप देखें बैटर तक पहुँच गए, विकेट कीपर तक पहुँच गए। तो ऑब्वियसली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इस एज में ख़ास तौर पे आप इस तरह इस विकेट को और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एज ए यंगस्टर तो आप एंजॉय करते ही अपनी विकेट को, पर वसीम भाई जो हैं वो और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ बॉलिंग में तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया अपने 4 ओवर्स में, बल्कि बैटिंग में भी 20 गेंदों पर उन्होंने निफ्ट सेंचुरी बनाई। तो 20 बॉल्स 50 रन्स, सो यू कैन स्टिल डू इट विद एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैं तो उसकी भी क्लिप ज़रूर देखना चाहूँगी कि ग्राउंड कौन सा था, और ऑब्वियसली इस टाइम पे फील्डर्स जो होते हैं वो भी ज़रा हल्के होते हैं, पर फिर भी 20 गेंदों में 50 रन आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है उसके लिए। तो ऑब्वियसली वेरी गुड डे आउट फॉर हिम। होपफुली किसी वेटरन्स की टीम में हम देखेंगे उनको कम बैक करता हूँ। बिल्कुल, ये बात ज़रूर है। गफ़ार, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी वीडियो ज़रूर देखी होगी वसीम अकरम की परफॉर्मेंस के बारे में। जब हम काफ़ी क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो वसीम भाई एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे तो ये माइकल एथरटन के रिएक्शन देख के ऐसे लग रहा है जैसे अगर आप सोए हुए हो ना और आपको गर्म कॉफी पिला दे तो आप एकदम से उठ जाते हैं। तो कुछ ऐसे मुझे लगता है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे शायद कि वसीम अकरम इस एज में भी उनको फिर तंग करेंगे। तो आई थिंक लेजेंड्स ऑफ द गेम, और वसीम भाई तो फिर द ट्रू वसीम भाई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कराची में उनके साथ अक्सर मुलाकात होती है, बड़े फिट रहते हैं, खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी जबरदस्त चीज है जो मैंने हमेशा नोट की है, सुबह सुबह उठ के 6 बजे जो है ना वो पहुंच जाते हैं समंदर पे, वॉक मारते हैं, और अपनी पूरी थोड़ा सा ब्लंट भी है आजकल, बड़ा ठीक ठाक जो है वो लोगों की तरबियत का भी एहतमाम उन्होंने किया हुआ, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट अ ट्रू लेजेंड। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी ज़बरदस्त एक आई थिंक एक्टिविटी ज़रूर है। जब भी आप इन फॉर्मर ग्रेट्स को देखते हैं, जितने भी लेजेंड्स ऑफ द गेम रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और सना, एक बात तो ज़रूर है कि ऐसे लोग फिर हमेशा क्राउड पुलर रहते हैं, क्योंकि इस मैच में भी काफ़ी क्राउड आया और वो अपने लेजेंड्स को देखने के लिए आया। बिल्कुल, और वो कहावत भी है ना, क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है। तो ये वो साबित करती है कि आप कितने अरसे के बाद भी ग्राउंड में जाएं, अगर आप अपनी बेसिक फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो वो स्किल आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, जो स्किल आपने एक बड़ी एक्सेलेंस से अचीव की होती है मेहनत करके। और ऑब्वियसली फिर क्राउड पसंद करता है इस तरह की क्रिकेट को देखना, चाहे वो एग्जैक्टली वैसी ना हो जैसे अपने पीक टाइम पर थी, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोड्यूस ज़रूर करते हैं जिसको देखने के लिए क्राउड ज़रूर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और भी क्रिकेट की बात हमने करनी है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के टेस्ट मैच की बात करते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है 7 विकेटों से। 84 रन का टारगेट था, छोटा टोटल था, उन्होंने चेस कर लिया। वेस्ट इंडीज़ का हमें पता है उनके पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं जो इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं। बांग्लादेश का थोड़ा सा रफ पैच चल रहा है। सना, क्या कहना चाहेंगी बांग्लादेश के बारे में? पहली इनिंग से वो मैच उनके हाथ से निकल गया। 103 रन सिर्फ बांग्लादेश बना सका पहली इनिंग्स में। और अलजारी जोसेफ बहुत मुझे इंप्रेसिव बॉलर लगे हैं, जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनकी बॉलिंग देखी है
मुल्तान की पिचेस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था फास्ट बॉलर्स के लिए, पर वो आगे से जो बाउंस प्रोड्यूस करते हैं वो इतना ईजी नहीं होगा अगर थोड़ी सी भी सपोर्टिव विकेट होगी। और 3 मेरे ख्याल से पहली इनिंग्स में उन्होंने भी आउट किए हैं, जेडन सील्स ने आउट किए, कायल मेयर्स ने आउट किए, कायल मेयर्स ने, तो ये तीनों फास्ट बॉलर्स थे। तो हमने देखा बांग्लादेश की जो बहुत सी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं वो ज़्यादा स्पिन बेस्ड रही हैं, पर उन्होंने न्यूजीलैंड जाके भी टेस्ट मैच जीता था, तो काफ़ी उनके लिए एक बड़ा शॉक होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में अब अच्छा करना शुरू हो गए थे। न्यूजीलैंड का हमें पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इस वक्त हैं। ठीक है, उनकी कुछ एक आध इंजरी ज़रूर थी जब बांग्लादेश ने उनको हराया, पर फिर भी बांग्लादेश का इस तरह से हारना, इतनी डोमिनेंस से वेस्ट इंडीज़ का जीतना 7 विकेटों से, तो ये एक उनके लिए थोड़ा सा वरीइंग साइन ज़रूर होगा, पर कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगले मैच में कम बैक करें, क्योंकि आप देखेंगे उनके टॉप ऑर्डर ने भी कुछ परफॉर्म किया, फिर नीचे शाकिबुल हसन जो कप्तान है अब उन्होंने भी सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई है। तो ओवरऑल कुछ परफॉर्मेंसेस थी उनकी, पर उनको कलेक्टिवली आना पड़ेगा। स्पिनर्स ने भी ठीक बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने भी ठीक बॉलिंग की, पर पहली इनिंग्स का जितना बड़ा लीड उनको मिल गया था 150 रन का वेस्ट इंडीज़ को, उसी को पूरा नहीं कर पाए, फिर वो पूरा टेस्ट मैच ही आप बैकफुट पर चले जाते हैं। गफ़ार क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश की टीम के बारे में? इतने ज़बरदस्त नाम प्रोड्यूस किए हैं, बट लगता यही है कि उन्हीं नामों पे टोटली डिपेंडेंट थे। तमीम इकबाल को हमने देखा, शाकिबुल हसन को देखा, मुशफिकुर रहीम को देखा, महमूदुल्लाह को टू एन एक्सटेंट देखा, मशरफ मुर्तज़ा जिस तरह से एज अ कप्तान लीड करते रहे, बट कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक रफ पैच ख़त्म नहीं हो पा रहा। आई थिंक बिल्कुल सना ने ठीक कहा कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन वेस्ट इंडीज का पहले इंग्लैंड को हराना और फिर हम जिस तरह बांग्लादेश को डोमिनेट किया, आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज टीम। और अपनी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की वजह से तो कुछ अर्सा ये ठीक रहे, T20 में स्पेशली दे हैड टू मैनी लेजेंड्स, यानी गेल, ब्रावो, पोलार्ड, बट अब तो वो भी जनरेशन इनकी चली गई, वहां पर भी इनको अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए उनकी रैंकिंग भी वहाँ की बेहतर नहीं। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इनका डोमिनेट करना आई थिंक इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइन, क्योंकि वैसे भी अब हम बहुत बातें सुन रहे हैं $1 बिलियन T20 लीग्स की, और ऐसे में एक ऐसी टीम जो कि बहुत अच्छे अरसे तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर टेस्ट क्रिकेट। और दूसरा जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, आई थिंक ऐसा लगता है कि अब उनको कुछ नए चेहरों की जरूरत है, उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट अभी ना सही, लेकिन आगे के लिए कुछ उनको देखना पड़ेगा, और ये आता है ट्रांजिशन हर टीम के ऊपर। श्रीलंका ने बाय द वे कल बड़ा अच्छा जीता, उन्होंने भी ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन उन्होंने सडनली लगता है कि अपने मुल्क के अंदर अपनी चीजों को समझ लिया है। बांग्लादेश को भी अपने मुल्क में तो बहुत अच्छा जो है उनका रिकॉर्ड है, पाकिस्तान 2 गेंद को हरा कर आया था, बट डोंट फॉरगेट कि वर्ल्ड T20 से पहले वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी बुरी तरह हारा, न्यूजीलैंड भी। बट बिल्कुल मैं सन्ना की बात से एग्री करूंगा, ये हार उनको जरूर तकलीफ देगी, क्योंकि अपने लिए एक अच्छा बेंचमार्क जो है वो इन्होंने बना लिया था, लेकिन ये हार का जो मैनर है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा उनके लिए। अब सना, आपको लगता है फिर हम बात वहीं पर लीडरशिप पर आ जाती है? अगर ऐसी कोई भी टीम हो, अगर आप उसको एक स्ट्रॉन्ग लीडर दे दें जो टीम बना सके, जिसके बोर्ड के साथ ताल्लुकात उस तरह के हों कि जो वो डिमांड करे उसको दिया जाए, तो फिर टीम्स बन सकती हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी काफ़ी मसाइल रहे हैं प्लेयर्स के साथ। अगर हम कुछ सीरीज़ की बात करें तो वो वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर जीते, बट उन पिचेस का वर्ल्ड कप में उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लीडरशिप क्राइसिस हैं। महमूदुल्लाह ने एक पॉइंट पर यह भी शो किया कि शायद ये वो टीम नहीं है जो वो चाह रहे थे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जब चेंजेस इन लीडरशिप आती हैं तो चाहे आपके प्लेयर्स कितने भी अच्छे हों, टीम की इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाती। जो हम पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करते हैं, बाबर आजम को जब से ज़्यादा अथॉरिटी मिली है और वो बैक करते हैं कुछ प्लेयर्स को, उससे आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, पर जब एक कप्तान स्ट्रांग होता है तो टीम इन्वायरमेंट ऐसी बन जाती है कि प्लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी आ जाती है और फिर वो टीम के लिए खेलते हैं। जब आप प्लेयर्स के अंदर इनसिक्योरिटी डालते हैं, जब आप कप्तान से वो पावर ले लेते हैं और सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर होता ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो अपने लिए खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक टीम स्पोर्ट है, इसमें ऑब्वियसली इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको चाहिए मैचेस जीतने के लिए, पर जब तक वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो पर्पस है वो टीम के लिए नहीं होगा तो फिर उस इंडिविजुअल ब्रिलियंस का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये बांग्लादेश को भी इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। शाकिबुल हसन मुझे नहीं लगता कि इनके लॉन्ग टर्म के कैप्टन रह सकेंगे, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, जिस तरह के उनके इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वॉलेटाइल पर्सनैलिटी उनकी अब बन चुकी है, अनलेस ही रियली प्रूव्स ऑल ऑफ अस रॉन्ग। तो आप जब तक एक स्टेबल लीडरशिप को नहीं फोकस में लाते और ये लाते कि जो आपका लॉन्ग टर्म अगले 4-5 साल के लिए लीडर हो,
एटलीस्ट 2 फॉर्मेट्स में। लेकिन सर तब तक मुश्किल आएगी। मतलब मैं एक पॉइंट मेरे जहन में है जो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रूर कमेंट करें। मैं गफ़ार से भी फिर पूछूंगा कि ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है कि हम समझते हैं कि शायद सिर्फ हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पाकिस्तान में ऐसे मसाइल आते हैं बोर्ड और कप्तान के दरमियान या टीम सिलेक्शन के। बांग्लादेश में भी हमने टू एन एक्सटेंट देख लिया। अगर आप मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड जिसको हम समझते हैं दुनिया क्रिकेट में वो इंडिया का बोर्ड है, और वहाँ पर भी हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम ज़रूर रहे हैं, कंसिडरिंग जो विराट कोहली का एक आजकल पूरा केस चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल अगर आप बीसीसीआई को देखें तो ओवरऑल उनके सिस्टम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स कम आए हैं। ये एक दफ़ा ऐसा अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया क्योंकि दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसी थी, विराट कोहली को ले लें या सौरव गंगुली को ले लें, कि जो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, और इनकी जब आपस में टसल हुई तो ऑब्वियसली जिसके पास बड़ी पोजीशन थी तो उसकी बात एंड पे मानी गई, जबकि विराट कोहली जिस तरह के परफॉर्मर है मेरे ख्याल से ही डिज़र्व्ड बेटर। पर जब इस तरह की ईगो क्लैश आ जाता है अनफॉर्चुनेटली तो बड़े से बड़े बोर्ड में भी इस तरह की चीज़ें होती है। पर अगर आप ओवरऑल ट्रांजिशन देखें इंडियन टीम में, वो कदरे बहुत स्मूथ रही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसीलिए उनका नुकसान अभी भी कम हुआ है। ठीक है, उनकी टीम एक आध टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेली है, बट उनके पीछे भी जो बैकअप है अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग मौजूद है। श्रीलंका का सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्होंने सफ़र किया था इसकी वजह से, जो ट्रांजिशन था, मैथ्यूज़ आए, फिर चंदीमल आए, फिर चंदीमल बाहर बैठे, फिर बीच में 3-4 डिफरेंट कप्तान आए, इंजरीज हुई, अब जाके उनकी एक टीम की शक्ल बनती जा रही है। बांग्लादेश का ये इशू है कि साकिब अल हसन जिन चीज़ों की वजह से बाहर हुए, उनको 2 साल का बैन हुआ, फिर वो वापस आते हैं और आके वो कप्तान बन जाते हैं, तो कितना एज ए होल यूनिट कितने प्लेयर्स उनको बैक कर रहे हैं ये आपको वक्त ही बताएगा। ठीक है, बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हो गए, तो ये सब चीज़ें बड़ी आपको सोच समझ के, लीडरशिप जो है ना किसी टीम की, वो उसकी सिलेक्शन बहुत सोच समझ के होनी चाहिए, बिकॉज वहीं से सारा कुछ होता है। बाबर आजम को आपने बनाया तो वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है कि उन्होंने वो रिस्पेक्ट अर्न की है अपनी टीम से, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। गफ़ार, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम एग्जांपल इंडिया की ले लें? आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ज़रूर है, बट कंसिडरिंग कि हमारे एशिया में डायनामिक्स कुछ सेम ही हैं, प्लेयर्स के टेम्परामेंट के इश्यूज़ हों या बोर्ड के साथ मसाइल हों। मुझे आज बड़ा एक शौक लगा क्योंकि एक ट्वीट्स का एक कंपैरिजन किया जा रहा था जहां पर अर्ली 2000s में संजय मंजरेकर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और गांगुली के बाद अब विराट कोहली उस ब्रीड के बैटर हैं जो इंडिया फाइनेस्ट क्वालिटी के प्रोड्यूस करते हैं। और फिर अगर अभी का ही आप रिसेंट ट्वीट उठाकर देखें तो वो कहते हैं कि एक और टेस्ट मैच दे दिया जाए कोहली का ताकि ये प्रूव हो जाए कि वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हमारे स्ट्रक्चर में। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया में बहुत अरसे से प्रॉब्लम नहीं आया, चूंकि सौरव गंगुली, ग्रेग चैपल का वाकया लगता है सबक सीखा था। उसके बाद फिर MS धोनी एक नए कप्तान को हालांकि जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके अंडर बहुत सारे कप्तान खेले, लेकिन परफॉर्मेंस और जीत जब होती है और जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फिर आप रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं और फिर बोर्ड भी आपके साथ अच्छा हो जाता है। और फिर आई थिंक MS धोनी को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलाई। लेकिन यस, विराट कोहली का अपना टेम्परामेंट है और मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड T20 से पहले खबरें आई कि वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, उसके बाद जिस उन्होंने छोड़ा, क्लियरली ही लुक डिसअपॉइंटेड, क्लियरली ही लुक रिजेक्टेड कि उनकी इतनी परफॉर्मेंस है, इतना उनका नाम है, आई थिंक इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है और आप देखें कि इंडियन क्रिकेट के अंदर इसका इम्पैक्ट नजर आया। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है जो इंडिया ने अभी रिसेंटली भी की, आप देखें साउथ अफ्रीका सीरीज कल 2-2 ड्रॉ हो गई, लेकिन दे नेवर अफ्रेड ऑफ टेक चांसेस। उन्होंने यहाँ भी की प्लेयर्स को बिठाकर अपने फ्यूचर को सोचा है। ये वो चीज है कम से कम जहां मैं समझता हूँ हमें उनसे कुछ सीखना पड़ेगा कि हम हर ही सीरीज में एक ही तरह के प्लेयर खिलाते हैं। मे बी कि शायद अभी हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सेटअप पे, या हमारे कप्तान अभी नए हैं, या हमारे कोच अभी इस तरह का बड़ा डिसीजन लेने के जो है वो अपने आप को उससे कंफर्टेबल नहीं समझते। बट दैट इज समथिंग जो हमें इंडिया से सीखनी पड़ेगी कि उन्होंने इस क्राइसिस से निकलने के बावजूद भी या होने के बावजूद भी जो अपना एक फ्यूचर है उसके बारे में सोचना नहीं बंद किया। उन्होंने अभी भी ये सोच लिया है कि हमें इन बड़े प्लेयर से आगे सोचना है। आप देखें कोई नहीं खेल रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक अच्छी खासी टीम को उन्होंने 2-2 ड्रॉ कर लिया, हालांकि 2 मैच शुरू में हार गए थे। तो ये एक उनका यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है और आई थिंक कभी अभी फ्यूचर में आई होप कि हम भी कभी इन चीजों को अप्लाई कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। और जिस तरह सना आपने कहा कि वो 2 साल के अरसे में जो साकिब बाहर थे तो बांग्लादेश ने अपने फ्यूचर का कितना सोचा, कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए या कितना चांस लिया, कितने लोगों को कोशिश की कि एज अ कप्तान डेवलप कर सकें, अनलेस कि आप अपने पुराने प्लेयर्स पर ही रिलाई कर रहे हैं।
देखिए, इसमें मैं हाफ बात से अग्री करती हूँ, हाफ बात से इतना अग्री नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप रिसेंटली आप देखें तो काफ़ी डेब्यूज़ भी हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, और 6 वनडे मैचेस टोटल पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में खेले हैं, और अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और आपके जो बहुत से प्लेयर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज़ और बड़े फॉर्मेट नहीं खेल पाते, जिसकी उनको थोड़ी सी वनडे की बहुत ज़्यादा तैयारी मिले। तो वनडे कप भी आपका 10-15 दिन में ख़त्म हो जाता है, मैक्सिमम 7-8 मैच आपको मिलते हैं। इंडिया की अगर आप उसके बरक्स बात देखें तो इंडिया की जो लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, जो वनडे के प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। तो आप वहाँ पे फिर भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, और उनकी जो क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा है। उनका जो डोमेस्टिक फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी भी अगर आप लेंथ देखें तो वो 1.5-2 महीने के अंदर बनती है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी डेवलपमेंट टीम्स, उनकी ए टीम्स, वो सारा वक्त टूर्स पे रहती हैं। फिर उनके जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स पे उन्होंने बाहर से कोचेस ला के एकेडमीज़ में, MRF एकेडमी में आप देखें कौन कौन से कोचेस बैठे हुए हैं। फिर उनकी अंडर 19 के अंडर बाबर वो राहुल द्रविड़ के अंदर वो कितना अर्सा खेलते रहे, अब राहुल द्रविड़ आपके मेन टीम में आए। तो ये सब चीज़ें जब आपने अपने स्ट्रक्चर में डाली होती हैं, तब आप उन प्लेयर्स को, आपके अंदर इतना हौसला होता है, हिम्मत होती है कि आप उन प्लेयर्स को इंटरनेशनल पे ला सकें। हम वो काम करते नहीं हैं, पर हम चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, हम लोग ये बात हर वक्त कहते रहते हैं कि हमें यंग प्लेयर्स को लाना है। उससे क्या होता है कि विनिंग इज़ अ हैबिट। अगर आप एक टीम की विनिंग हैबिट को तोड़ देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और फिर वही बात होती है, 2 मैचेस हारे और फिर कप्तानी की चेंज होने की, फिर वो कह देंगे जी शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर को जता दिया तो आप उसको बना दें। तो हम लोगों की इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक हमें अपने हिसाब से अपनी टीम को डेवलप करना चाहिए। कोई दूसरा कैसे भी डेवलप कर रहा है उससे ज़रूर आप कंपेयर करें, थोड़ी सी कोई पॉजिटिव चीज़ें लें, बट ओवरऑल उनके स्ट्रक्चर को समझें, अपने स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद जाके हमें इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब आपसे बात करेंगे श्रीलंका क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, श्रीलंका का T20 सीरीज उन्होंने जीती, लेकिन श्रीलंका को अब एज हासिल है वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी अब तक हासिल है। तीसरा वनडे इंटरनेशनल उन्होंने 6 विकेटों से अपने नाम किए। 291 रन का टारगेट था, और जिस तरह से प्रथम निशांका ने 137 रन बनाए, जिस इंटेंट के साथ श्रीलंका इस मैच में गया, वो बेहतर साइड नजर आए और उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया। गफार, क्या कहना चाहेंगे? उस आखिरी T20 के बाद एक जबरदस्त सा मोमेंटम आ चुका है श्रीलंका की टीम के पास। बिल्कुल, और लगता यह था कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा T20 सीरीज में भी और वनडेज में, लेकिन T20 की उस इनिंग ने, शनाका ने, लगता है कि पूरा का पूरा जो टीम का मोराल है उसको लिफ्ट किया। वो जो आप बात कर रही थी ना सना, जीत की, ये जीत जो है ना, वो चाहे आपको एक, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है, इसको रिजॉल्व करेंगे। सना, क्या कहना चाहेंगी? 6 विकेटों से जीते श्रीलंका। पहले भी डीएल लगा पिछले मैच में, उससे पहले भी बारिश आ गई, मतलब बड़ा करीब जा रहे थे अगर वो हारे भी मैच को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक जो श्रीलंकन टीम है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। इवन दो परफॉर्मेंस एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस थी, जो ओपनर पथन निसांका जो थे, 137 रन उन्होंने किया, पर 290 रन चेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है पूरी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है श्रीलंका की। और अच्छी चीज़ ये है कि जो हम बात कर रहे हैं सीनियर जूनियर्स की, बड़ी ज़बरदस्त उनका ब्लेंड बन चुका है। 19 साल के उनके पास स्पिन बॉलर मौजूद है, उनके पास बैटिंग में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो हर तरह के गेयर में क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, और फील्डिंग, जो कैचेस हमने देखने को मिले श्रीलंका की टीम से, ये देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त रनिंग कैच था। तो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से 1-0 नीचे थे आप वनडे में, ऑस्ट्रेलिया एक लीड पे था। ऑस्ट्रेलिया की लीड पकड़ना इतनी आसान बात नहीं होती, वो हाथ नहीं आते। तो अब आप 2-1 की लीड पर आ गए हैं और एक मैच अगला जीत जाते हैं तो आप सीरीज जीत जाएंगे। तो ये इस यंग टीम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह अब्दुल गफार ने बात की कि टेस्ट मैचेस में बड़ा ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का उठना, इसी तरह वनडे क्रिकेट में ये बहुत ही अच्छी खबर है कि श्रीलंका की टीम T20 और वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो है वो टफ टाइम दे रही है। और वो मैचेस अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहे, या रेड रबर की तरह नहीं है कि हमें पता हो जी ऑस्ट्रेलिया जीत रही। तो आई थिंक ये व्यूअरशिप के लिए, ग्लोबल क्रिकेट के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। श्रीलंका के जो हालात हैं, जिस हालात से वो मुल्क गुजर रहा है, उसकी वजह से थोड़ी और ज़्यादा खुशी होती है कि जो प्लेयर्स हैं वो कोई एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एक जॉय बन सकें अपने मुल्क के लिए। गफार, क्या ऐड करना चाहेंगे? अभी मिकी आर्थर का जो एलिमेंट है, ये चाहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो या श्रीलंका क्रिकेट के साथ हो, ये किस तरह से एक एग्रेसिव इंटेंट प्लेयर से प्रोड्यूस करवा जाता है?
बिल्कुल देखिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को 2 दिन पहले हमने सेलिब्रेट भी किया, और जरूर उसमें भी अगर आप देखें बहुत सारे यंगस्टर्स थे, और फिर ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी हमने कुछ प्लेयर्स को उठाकर जो फॉर्म में नहीं किया, शिकस्त हो गई थी बड़ी, हमने यंगस्टर्स को चांस दिया था जिसमें नुमान रईस खेले थे, खेले थे, इस तरह अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें फखर जमान आ गए थे, हमने चेंजेस ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी की थी। और विक्की आर्थर का कोचिंग स्टाइल मुझे लगता है पाकिस्तान की बात की, वहां पर आई थिंक श्रीलंका नीडेड दैट सॉर्ट ऑफ कोच। उनको एक विक्की आर्थर जैसा कोच है जो बहुत स्किलफुल भी हो, बहुत एक्सपीरियंस भी हो, दूसरा उसको मोरल और लिफ्ट करना आता हो। मेरे ख्याल में श्रीलंका को बहुत अच्छी चॉइस मिली कि उनको विक्की आर्थर मिले, और एक मुश्किल वक्त में मिले, बिकॉज उनकी ट्रांजेक्शन पीरियड बहुत लंबा हो गया था। इसलिए जाहिर बात है कि महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा या उससे पहले की जो जनरेशन थी वो उनकी गोल्डन जनरेशन थी, उसको कभी भी रिप्लेस शायद अभी नहीं किया जा सकता, वो इतने बड़े सारे क्रिकेटर्स थे। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि श्रीलंका ने अपने मुल्क में परफॉर्म करना शुरू किया है। पहले भी एक सीरीज खेल गए थे, बाकी पाकिस्तान की जो कमिंग टेस्ट सीरीज है, आई थिंक कि वो इतनी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान काफी टेस्ट टीम है, उस समय स्पिनर्स के इशू को अपने रिजॉल्व करना है, बट श्रीलंका की परफॉर्मेंस के बाद वो अपने मुल्क में आई थिंक ये बड़े मास्टर होते हैं, बॉलिंग करने के अच्छी बनाते हैं। और अगर इनको कैप्टन या कोच जैसे कि राणा तुंगा जब से, या बाद दीगर कप्तान इनको बहुत अच्छे मिले जो फील्ड प्लेसिंग होती हैं, कब किस स्पिनर को यूज करना है, ये बड़े स्मार्ट मैन ऑपरेटर होते हैं अपने के अंदर। मैंने 3 मरतबा मैंने खुद भी वहाँ गया हूँ, मैंने क्रिकेट को देखा, स्कूल क्रिकेट बहुत तगड़ी है, बहुत मेच्योरिटी से अपने क्रिकेटर्स को जो है घूम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको नेशनल टीम में लेकर आते हैं। तो कल्चर बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में बड़ा खुशी हुई कि श्रीलंका की टीम अपने मुल्क में परफॉर्म कर रही है, और आई थिंक कमिंग तो पाकिस्तान है और जो एशिया कप है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से खेल के वैसे भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे गफ़ार, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। सना, मिकी आर्थर का जो एलिमेंट है, ये ट्विटर पर भी एक डिस्कशन जारी थी, ये क्या एलिमेंट है जो इतना एग्रेसिव स्टाइल से प्लेयर्स को परफॉर्म करवा रहा है? देखिए, एक तो मिकी आर्थर की जो बात हमने जब वो आए थे, सबसे ज़्यादा जो उनकी एम्फेसिस थी वो फिटनेस के ऊपर थी, और बहुत ज़्यादा हमने देखा उसमें कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए क्योंकि फ़िटनेस के इतना ज़्यादा लोड आया कि वो पहले शायद उस तरह का लोड महसूस नहीं कर रहे थे। दूसरी एक एलिमेंट उनका होता है, सीनियर प्लेयर्स कम वो यूज़ करते हैं। उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो यंग प्लेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोचेबल होते हैं, वो इस तरह की क्रिकेट में वो हर तरह की एडजस्टमेंट कर पाते हैं। जब आप एक सीनियर प्लेयर हो जाते हैं तो आपने अपना एक ग्रूव ढूंढ लिया होता है, और आप चाहते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है मैं उसी के साथ काम करता चला जाऊं। तो ये एक तो उनकी ये होती है कि वो सीनियर प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करते, वो जूनियर प्लेयर्स पर रिलाई करते हैं। फिर जूनियर प्लेयर्स का ये होता है, जब यंगस्टर्स आप आते हैं और आपको ये पता होता है कि यार, और वो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखते हैं। जब भी वो अपने कोई भी डील साइन करते हैं, आई गेस उसके अंदर ज़रूर ये इस तरह की चीज़ होती है कि मेन सिलेक्शन अपने हाथ में रखते हैं। उससे ये होता है कि प्लेयर्स को जब पता होता है कि मुझे कोच खिलाएगा या कोच मेरे लिए स्टैंड लेगा, तो वही बात जो हम पहले भी करते थे कि कप्तान जब इस तरह का स्ट्रांग हो जाता है तो प्लेयर्स बड़े दिल से खेलते हैं। इसी तरह अगर वहाँ पे भी एक, चाहे कप्तान हो या कोच हो, कोई एक बंदा ऐसा हो जिसका आपको पता हो कि इसने आपके लिए स्टैंड लेना, तो प्लेयर्स भी बहुत बड़े दिल से खेलते हैं। बाबर आजम की अगर आप शुरू की क्रिकेट देखें तो बहुत से फेलियर्स भी रहे, लेकिन मिकी आर्थर की नज़र में उनको पता था कि यार इस प्लेयर से मैंने परफॉर्मेंस लेनी क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो बाबर आजम जब बुरी फॉर्म में भी होते थे तो उनको सपोर्ट किया जाता था, और वो रिजल्ट्स आपको आज नज़र आ रहे हैं। इसमें गलतियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मिकी आर्थर से गलतियाँ नहीं हुई अपने टाइम पर, वो हुई हैं, बट जो ओवरऑल उनकी फ़िलॉसफी है वो बहुत यंग प्लेयर सेंट्रिक रही है। और अब उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लॉन्गर रन चाहिए होता है। अब आपको श्रीलंकन टीम में भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो यंगस्टर्स जिनके ऊपर पहले सोचा जा रहा था कि भाई कहाँ चले गए सीनियर प्लेयर्स, किस तरीके से हो गए, उनके बहुत ज़्यादा डिप आया है श्रीलंका की फॉर्म में। तो होपफुली अब ये जो लॉट है वो इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। अब कोचिंग डायनामिक्स आपके ख्याल में कितने इवॉल्व हो चुके हैं सिंस द टाइम यू वर प्लेइंग, या अगर हम अब बात करें, क्योंकि अब दोबारा से हम देखते हैं कि कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कोच भी अगर आता है तो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आता है, जिसकी हमने अभी रिसेंट मिसाल इंग्लैंड के कैंप में भी देखी। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कोच और कप्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। आप मिकी आर्थर के साथ मोहम्मद हफीज़ जैसा कप्तान नहीं रख सकते, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सोच के मालिक हैं। इसी तरीके से विराट कोहली के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कप्तान कोच जो हर चीज़ अपनी करना चाहे, वो आप नहीं रख पाएंगे। विराट कोहली के साथ
रवि शास्त्री इसलिए गए क्योंकि वो ज़्यादातर काम विराट कोहली को कहते थे कि तुम डिसीजन मेकिंग करो। सो होता क्या है कि जब भी बोर्ड किसी कोच को लेके आता है तो बहुत सोच समझ के लेके आते हैं जनरली, कि अगर उनको वो स्ट्रॉन्ग कप्तान चाहिए होता है तो वो उसके साथ धीमा कोच जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के चले वो उसको लेके आते हैं। अगर उसको वो स्ट्रॉन्ग कप्तान नहीं चाहिए होता वो स्ट्रॉन्ग कप्तान लेके आएंगे, और फिर तो ये डिसीजन मेकिंग आपको देखनी होती है कि आप किस तरह की करेंगे। अब अगर आप इंग्लैंड की तरफ नज़र उठाएं तो दोनों एग्रेसिव हैं, पर मैकलम की जो एक रिस्पेक्ट है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो इतनी ज़्यादा है और इतनी क्रेडिबल उनकी पर्सनालिटी है कि बेन स्टोक्स ऑलरेडी उनको अपने से ऊपर समझ के और सीखने की मोड से वहाँ पे जाएंगे। और बेन स्टोक्स को भी, और इसमें प्लेयर मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एज अ कोच आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? सो जो नज़र आ रहा है ब्रेंडन मैकलम की कि उनकी कम्युनिकेशन इज़ हिज स्ट्रेंथ। आप देखें मोइन अली को वो वापस टेस्ट क्रिकेट में लाने में कामयाब हो गए, कब से मोइन अली ब्रेक पे थे, तो दैट मीन्स कि उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है और पीपल ट्रस्ट हिम, पीपल रिस्पेक्ट हिम। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कोच के अंदर, अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है। अप्रोचेबल है और ट्रस्टवर्दी। क्या हम आप पे ट्रस्ट करते हैं? आइदर तो आप डिक्टेटर टाइप हों कि भाई बस ये मेरा है और मैंने करना है। मिकी आर्थर का वो स्टाइल है, चाहे प्लेयर उसको ट्रस्ट करे ना करे, वो स्टाइल से कोचिंग करते हैं। पर मैकलम का स्टाइल ये है कि ही अर्न्स योर ट्रस्ट, ही अर्न्स योर रिस्पेक्ट। तो हर एक की फिलॉसफी फ़र्क होती है, उसके रिजल्ट लेने का तरीका, प्रोसेस उनका फ़र्क होगा, पर आउटकम उनको पता है कि भाई वो किस तरह की कोचिंग स्टाइल से आउटकम ला सकते हैं। तो मिकी आर्थर का अपना एक स्टाइल है। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ब्रेंडन मैकलम के तरह का कोचिंग स्टाइल मैं उसको ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर मिकी आर्थर का अपना एक स्टाइल है और वो सक्सेसफुल है। लेकिन विद द एडेड एडवांटेज ऑफ के टीम्स अब पावर हिटिंग की तरफ से जा रहे हैं। अगर वनडे में 500-500 रन बनना शुरू हो गए हैं तो पावर हिटिंग की तरफ अब ज़्यादा फोकस किसी भी फॉर्मेट में जाना शुरू हो जाएगा। देखिए जो 500 रन की आप बात करें, मैथ्यू मॉट इंग्लैंड के नए ओडीआई कोच हैं, और जिस तरह की उन्होंने सक्सेस वुमेंस ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम के साथ देखी है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले 7 साल आई थिंक उन्होंने उनकी कोचिंग की है। जिस तरह से हमने उनकी टीम का डिफरेंस देखा है ऑस्ट्रेलियन टीम का, अब उनको पकड़ना बाकी वुमेंस टीम के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। आपने देखा इंग्लैंड की भी बड़ी अच्छी टीम है, पर फाइनल में बहुत बड़ा एक वास्ट डिफरेंस नजर आया। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इंग्लैंड की ओडीआई टीम अंडर मैथ्यू मॉट बहुत ही ज़बरदस्त एक नेक्स्ट हाइट पे जाएगी। हमने पहले मैच में ही देख लिया कि नेदरलैंड्स की खूब पिटाई हुई है। वेस्ट इंडीज़ भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अभी खेल के आया था, वो 250-260 तक कर सकें। तो ये एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है जो वो लेके आएंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या इस कॉम्बिनेशन से हमें किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी, ये रीडिफाइन करेंगे टेस्ट क्रिकेट। तो आपको लगता है ये न्यू नॉर्म है? अब जिस तरह हमने पहले देखा कि एक ट्रांजिशन चेंज ये आया कि डिफरेंट कप्तान आना शुरू हो गए डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए, अब शायद अब का ट्रांजिशन चेंज ये है कि डिफरेंट कोचेस डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए आ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब मैं वही बात करूँ कि जब आपका कप्तान एक डिफरेंट होगा तो सेम कोच हर कप्तान के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो जो एन मॉर्गन के साथ अगर मैथ्यू मॉट कंपेटेबल हैं तो हो सकता है बेन स्टोक्स के साथ ना हो, ये तो वक्त बताएगा। आई थिंक दोनों बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, पर जब बड़े लेवल पर ये फैसले होते हैं तो मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों को बड़ा देखा जाता है। हम लोगों का ये होता है कि हम एक ही चीज़ से सारी पेनाडोल से ही हर चीज़ का इलाज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है, आपको उसको देखना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड क्रिकेट की पेस पे रहना। बिल्कुल, ये ज़रूर है। बट श्रीलंका 6 विकेटों से जीता, सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। 2 वनडेज अभी भी बाकी हैं, अगर एक भी जीतते हैं तो सीरीज़ में डेफिनेटली वो टॉप नॉच चले जाएंगे और बड़ी एक सीरीज़ अपने नाम करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी भी इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सना आपको लगता है मिचेल स्टार्क का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है? मैं बॉलिंग कार्ड उनका देख रहा था, थोड़ा सा हेवायर ही रहा, लेकिन यह है कि स्टार्क की कमी प्रॉबली डेप्थ ओवर्स या वो नए बॉल के साथ में भी वो महसूस करे, क्योंकि एक वो इंडिविजुअल ज़रूर हैं जिन्होंने आउटसाइड उन कंडीशंस भी परफॉर्म किया। बिल्कुल जी, पावर प्ले जो है उसका जितनी भी इंपॉर्टेंस हम पावर प्ले की बात करें, आप देखिए उनके ओपनर ही टिक गए और 137 कर दिया। स्टार्क की स्पेशलिटी है कि वो आपको पावर प्ले में विकेट्स लेके देते हैं, अगर वो एक्सपेंसिव हो भी जाएं 1-2 ओवर्स के लिए, बट वो ब्रेक थ्रू आपको नए बॉल से लेके देते हैं, और नया बॉल करना एक स्पेशलिटी है। तो ऑब्वियसली वो उसको बहुत मैनेज करके चलते हैं स्टार्क को, बट उनको रिप्लेस कौन करेगा, कैसे होगा? और ये एक वन ऑफ अच्छे मैच भी था मेरे ख्याल से। इतना बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन डग आउट में पैनिक नहीं होगा।
मेरे ख्याल से वो देखेंगे, ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेंगे और दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट येस, जो आपकी न्यू बॉल बॉलिंग हो या न्यू बॉल बैटिंग हो, वो एक बड़ी स्पेशलिटी की चीज़ है। स्टार्क ऑब्वियसली दुनिया के टॉप बॉलर्स में से हैं और जब भी वो इस तरह का एक बंदा आप निकालते हैं तो इवन ऑस्ट्रेलियन सेटअप में भी उसकी रिप्लेसमेंट लाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन 291 भी इज नॉट सेफ नाउ, तो ये आप अभी बिल्कुल कह भी सकते हैं। नहीं, ये अभी बिल्कुल पिछले भी कुछ सही मैचेस नहीं में ये है। देख लिया। हमने पाकिस्तान टीम को देखा है 2 दफ़ा 300 चेस करते हुए, तो आप देख लें कि क्रिकेट जो है वो बहुत डिफरेंट तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, आपको ये बताएंगे कि 29th एशियन चैम्पियनशिप थी स्क्वॉश की, अंडर 19 का मुकाबला था और पाकिस्तान के नूर जमान ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। नूर चैम्पियन बने अंडर 19 एशियन चैम्पियनशिप के। इसका 29वां एडिशन था जैसा कि हमने आपको बताया। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का किरदार जो है, आई थिंक उसको बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मुबारकबाद देनी होगी कोचेस को, मैनेजमेंट को पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की, जिस तरीके से उन्होंने इन यंगस्टर्स पर फोकस रखा है। आई थिंक वो डिविडेंड्स या जो रिजल्ट्स हैं अब आपको नज़र आना ज़रूर शुरू होंगे। और सना, मैं क्योंकि बात कर रहा था, मैंने स्ट्रक्चर को देखा है कि सबसे पहले जो 2 पर्टिकुलर फोकस रहे हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के, एटलीस्ट जहाँ तक यूथ कंसर्न्ड है, वो उनका फिटनेस और डाइट प्लान को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखा है। बहुत अच्छी बात है जी, अगर इस तरह का इनका फोकस रहा है। देखें, प्लेयर्स को पैसा दे देना एक चीज़ है, पर प्लेयर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको एजुकेट करना वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों को जब आप दुनिया में बड़े एथलीट्स देखते हैं तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कि आप उनको रिसोर्सेज ज़रूर देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, पर साथ वो बड़े अवेयर्ड होते हैं। उनको पता होता है कि भाई हम क्या खा सकते हैं, हम क्या नहीं खा सकते, हमें दिन में कितनी ट्रेनिंग करनी है, कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब कब ट्रेनिंग करनी है। तो ये अगर इस तरह की ग्रास रूट लेवल पर स्क्वॉश पे काम हो रहा है, मैंने कुछ मेरी मुलाकात रही ट्रेनर से, काशिफ खान थे मेरे ख्याल से, NCA में कभी ये लोग फिटनेस कोर्सेज भी करने आए, वहाँ पे रही, तो खुशी होती है कि अगर आप इस तरह के स्पेशलाइज ट्रेनर्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आएंगे। और नूर जमान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हम सबकी तरफ से। जूनियर लेवल पर उन्होंने ये हमारे लिए मेडल जीता है और होपफुली आने वाले कुछ अरसे में हम उनको सीनियर लेवल पर भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देता देखेंगे। बट यहीं से अब उनकी मैनेजमेंट बेहतर करनी है, हमारा काम है। और आई होप जो स्पॉन्सर्स देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका काम है, प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक मैं एज एन एथलीट, जब मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ, अगर हमें इस लेवल पर, जूनियर लेवल पर जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, उसी लेवल से आपकी स्पॉन्सरशिप शुरू हो जाए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, आप अपने डाइट प्लान्स को बेहतर कर सकें, आप बेहतर मुल्कों में जाके ट्रेनिंग कर सकें, तो वो एक वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बनाती है। तो अगर जो भी लोग देख रहे हैं तो ज़रूर मेरी दरख्वास्त होगी कि इनको सपोर्ट किया जाए। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सना, जब आप इतनी यंगर लॉट के साथ बात कर रहे हैं या ट्रेनिंग करवाना है, आपको वहाँ से स्टार भी प्रोड्यूस करना है, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अगर दे दिया, फिर जिस तरह कि मैंने कहा फिटनेस, डाइट, डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं डाउन द लाइन फोकस ना हट जाए, क्योंकि यूथ है, आपको पता है तमाम चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, देखिए जी, ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, अगर आप दुनिया में आप राफेल नडाल को देख लें और रॉजर फेडरर को देख लें, तो वो एक आम 17-18 साल के प्लेयर नहीं थे। जिस वक्त वो 17-18 साल के थे, वो तब से ही एक एलीट एथलीट के माइंडसेट में थे। तो जब तक हम इस लेवल पर उनकी फोकस को और उनकी सोच को वैसे डेवलप नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे हाँ जूनियर लेवल पर तो जीत जाते हैं, सीनियर में इनसे कुछ होता नहीं, हम लोग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली मैसेजिंग भी करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, एथलीट्स के साथ। तो आपको उनको भी ऐसे ट्रीट करना है और एथलीट्स को भी ये समझना है कि इस लेवल पर अगर हमने ये अचीव किया तो हमें इससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी सीनियर लेवल कर लिए। लेकिन फिर वही बात होती है कि आपको उनको रिसोर्सेज भी वैसे प्रोवाइड करनी है, स्पॉन्सरशिप्स भी, उसमें जितनी हम मदद कर सकें मेरे ख्याल से हम लोगों को करनी चाहिए। और स्क्वॉश एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। जानशेर खान, जहांगीर खान जैसे प्लेयर्स नहीं आए हैं, तो हम इस लेगेसी को अपने सामने रखते हुए आई थिंक हमें अपने प्लेयर्स को मजीद ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार फिर टीम स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से नूर जमान को बहुत मुबारकबाद, उनके घर वालों को, उनके वालिद को, उनके जो कोच थे उनको बहुत मुबारकबाद, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत बड़ा टाइटल है जूनियर लेवल पर जो उन्होंने अपने नाम किया है, और उम्मीद यही है कि आगे भी बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। आखिर में आपसे टेनिस की बात करेंगे। साल का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम विंबलडन शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले एक बुरी खबर ये आई है कि नाओमी ओसाका इस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो चुकी हैं। 4 दफ़ा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, इंजरी का शिकार हैं और इंजरी की वजह से उन्होंने टूर्नामेंट ना खेलने का फैसला किया है। सना, एक प्लेयर के लिए बहुत टफ होता है, और स्पेशली तब जब आपके बारे में ये बात की जा रही हो कि आप वुमेंस टेनिस की
नेक्स्ट सेंसेशन हैं और नेक्स्ट चेंज ऑफ गार्ड आपकी तरफ हो सकता है? देखिए, नाओमी ओसाका का जो इंजरी है वो एक्लीस टेंडन की है। मसल जो एक्लीस का होता है बिल्कुल आपकी एडी जो को काफ मसल के साथ जोड़ता है, जो हील और काफ के दरमियान का मसल होता है। और ये ऐसा मसल है कि ये मेरा भी एक दफ़ा स्ट्रेन हुआ था। इसमें आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जब आपके पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाती है तो वो आपकी नी को, आपकी हिप को, हर जगह को अफेक्ट करता है। और ख़ास तौर पे टेनिस इस तरह की गेम है जहाँ पे आपको मूवमेंट बहुत जल्दी चेंज करनी है, आपको एजिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए कि सडन मूवमेंट आपको चाहिए। तो अगर आपका एक्लीस के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी मसला है, ये बड़ा मुश्किल होगा। पिछले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन गालिबन उनका आखिरी था, जो भी बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने खेला, उसमें पहले राउंड में ही वो बाहर हो गई और उसकी वजह ये थी कि वो उनकी जो मूवमेंट थी वो उस तरह की स्मूथ नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर फैसला है, आप पहले अपने आप को फुली तरीके से रिकवर करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अगर वो सिर्फ इस विमिल्डन का सोचते हैं तो शायद वो कर लेती, लेकिन पिछले साल भी वो विमिल्डन में उन्होंने शिरकत नहीं की थी। तो विमिल्डन वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा नाओमी ओसाका का अगले साल तक, बट होपफुली वो रिकवर करें, क्योंकि टेनिस की दुनिया में हमने देखा ऐश बार्टली भी अब टेनिस को छोड़ गई है, वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की, वो भी अब गोल्फ की तरफ चल गई है। तीसरी स्पोर्ट है क्रिकेट, टेनिस और अब गोल्फ। तो मेरे ख्याल से टेनिस जो है वो भी परेशान हो रहा होगा कि हमारे जो सारे टॉप एथलीट्स हैं, फीमेल खासतौर पे, वो यहाँ वहाँ निकल जाती हैं। तो आई होप कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। सना, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पर। यही था आज का प्रोग्राम। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।